इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। अभी हम लोग देख रहे हैं साइंस को, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ख़त्म किया था यहाँ तक। सामान्य मनुष्य का जो रक्तदाब है वो 120/80 होता है, और इसमें सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 120 होता है, और डायस्टोलिक 80। यानी 120/80 अगर हम लोग ऐसे लिखें तो इसमें जो 120 है वो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है, और ये डायस्टोलिक हमारा 80 है। ठीक है, तो सामान्य मनुष्य का रक्तदाब है 120/80। आगे मूव करते हैं अब। स्फेग्मोमैनोमीटर से नापा जाता है रक्तदाब को। हृदय की गति बढ़ती है अम्लीयता से। रक्त के पीएच को कम करता है, ये करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कोशिकाओं के मध्य पाए जाने वाले हल्के पीले द्रव को कहा जाता है लसिका या फिर लिम्फ। लसिका में पाया जाता है लिम्फोसाइट्स। लसिका का प्रवाह होता है ऊतक से हृदय की ओर। नेक्स्ट है, हानिकारक जीवाणुओं को भक्षण करता है लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स। घाव भरने में सहायता जो है वो प्रदान करती है लसिका। ऊतकों से सिराओं में विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण करता है लसिका। वृक्क है एक उत्सर्जी अंग। वृक्क यानी किडनी। वृक्क का वजन यानी किडनी का जो वेट है वो होता है 140 ग्राम्स। वृक्क के बाहरी भाग को कहा जाता है कॉर्टेक्स। तो ये जितना चीज़ है ये सब इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है वृक्क का वजन कितना होता है, किडनी का ये वेट कितना होता है 140, वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। तो ये सारा कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट ही लिखा हुआ है। पूरा का पूरा वन लाइनर बिल्कुल चुना हुआ है यहाँ पे। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं इसको तो पूरे जो प्लेलिस्ट है इसको थॉरो देख करके जाइए, आपका पूरा जीएस यहाँ से कवर हो जाएगा किसी भी एग्जाम के लिए। वृक्क के भीतरी भाग को कहा जाता है मेडुला, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला। यानी अगर ये मेरा पोर्शन है वृक्क का तो ये जो पोर्शन है ये हमारा कहलाएगा कॉर्टेक्स, और ये भीतर वाला जो है इसको बोला जाएगा मेडुला। वृक्क की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। बाउमैन कैप्सूल उपस्थित होता है नेफ्रॉन में। रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध करता है वृक्क या फिर किडनी। वृक्क यानी किडनी दिन भर में छानता है कितना, 180 लीटर के करीब ब्लड जो है वो प्यूरिफाई किया जाता है हर दिन किडनी के द्वारा। यूरोक्रोम बनता है हीमोग्लोबिन के विखंडन से। मूत्र का रंग पीला जो है, यानी यूरिन का जो यूरिन का जो कलर है वो येलो, हल्का येलोइश कलर का होगा। ये किसके कारण से होगा, यूरोक्रोम के कारण। मूत्र की प्रकृति जो है यानी यूरिन का वो कैसा होता है, ये एसिडिक नेचर का होगा। पथरी का निर्माण होता है, ये जो किडनी वगैरह में स्टोन जमता है वो किसके कारण से होता है, वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्सलेट के द्वारा। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र विभाजित होता है 3 भाग में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त या फिर स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बोला गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय को बोला गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और स्वायत्त या फिर स्वाधीन तंत्रिका तंत्र को बोला गया ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है, इसके बाद मनुष्य का मस्तिष्क बंद होता है क्रेनियन से। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन यानी ब्रेन का जो वेट है वो है 1400 ग्राम्स। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का विश्लेषण और समन्वय होता है सेरिब्रम में। तापमान को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। ऐच्छिक पेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है सेरिबेलम। मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और मस्तिष्क से आने वाली उद्दीपनों का संवहन करता है मेरुरज्जु या फिर स्पाइनल कॉर्ड। तंत्रिका ऊतक की इकाई को कहा जाता है न्यूरॉन्स। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है कितनी, 12 जोड़ी। मेरुरज्जु यानी बोन मैरो जो नर्वस सिस्टम है उसमें तंत्रिकाओं की संख्या होती है कितनी, 31 पेयर्स होगा इसमें। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां जो हैं वो 206 होती हैं। मनुष्य के सिर में अस्थियों की संख्या अगर देखें तो ये होता है 29 के बराबर। चेहरे में यानी फेस में आपका जो बोन्स है वो कितना होगा, 14। कपाल में अस्थियों की संख्या होती है 8। कान में अस्थियों की संख्या होती है 6। रीढ़ में हड्डी की संख्या कितनी होती है, 33। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है कौन सी, फीमर, और ये मिलेगा कहाँ पे, जांघ में। शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स, और ये आपको मिलता है कान में। मांसपेशियों और अस्थियों के जोड़ को कहा जाता है टेंडन। यानी 2 हड्डी के बीच में अगर ये मांस है
ये बोन्स है आपका, और यहाँ पे मसल्स अगर है तो ये जिसके द्वारा कनेक्ट होगा उसको बोला जाएगा क्या, टेंडन। नेक्स्ट है इसके बाद अस्थियों से अस्थियों के जोड़ को कहा जाता है लिगामेंट। नलिका युक्त ग्रंथियों जिससे एंजाइम का स्राव होता है उसको बोला जाता है बहिस्रावी ग्रंथि या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपको मिलेगा यहाँ पे ट्यूब्स। तो ट्यूब्स के थ्रू अगर हार्मोन्स का सेग्रीगेशन हो रहा है, अगर यहाँ से हार्मोन्स बाहर निकल रहा है इस नली में से, तो इसको बोला जाएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड। और इसका एग्जाम्पल है आपका लार ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि। नलिका विहीन ग्रंथियाँ जिससे हार्मोन का स्राव होता है, यानी इन ग्रंथियों में किसी भी तरह का कोई डक्ट हमको देखने को नहीं मिलता है, डक्टलेस तो ये होंगी, तो इसको बोला जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। और इसमें आपका एग्जाम्पल जो है वो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, और दूसरा है आपका थायराइड ग्लैंड्स। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। मनुष्य की लंबाई के लिए जिम्मेदार होता है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन एसटीएच। थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है टीएसएच, यानी मस्तिष्क से पहले टीएसएच निकलेगा और वो थायराइड ग्लैंड को ट्रिगर करता है कि वहाँ से हार्मोन को वो थायरॉक्सिन जो है वो छोड़े। तो जब कभी भी आपको प्रॉब्लम होता है थायराइड का, इसका मतलब कि जो टीएसएच है वो आपका कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके कारण से थायरॉक्सिन जो एंजाइम है, हार्मोन जो है थायरॉक्सिन, वो प्रॉपर आपका जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ से नहीं निकल पा रहा है। यानी डिस्टर्बेंस किस में होगा, टीएसएच में। ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो टीएसएच में प्रॉब्लम होता है, ब्रेन से ही। नेक्स्ट, शिशु के लिए दुग्ध उत्पन्न करता है लैक्टोजेनिक हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है थायराइड ग्लैंड से। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला जो रोग है वो है क्रिटिनिज्म, और इसमें बच्चों का जो मानसिक और शारीरिक विकास है वो रुक जाता है। मिक्सिडमा, इसमें हृदय स्पंदन और रक्तचाप जो है वो कम हो जाता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें आपको क्या हो जाएगा, इसमें जो बॉडी है वो आपका इफेक्ट होगा इस तरह के डिजीज से। और चौथा जो है वो है घेंघा रोग, जिससे बॉडी आपका इफेक्ट होता है थायरॉक्सिन की कमी से। हाइपोथायरॉयडिज्म ये भी है, ये थायरॉक्सिन की कमी से होगा। ये क्रिटिनिज्म, बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास यहाँ रुकेगा थायरॉक्सिन की कमी के कारण। मिक्सिडमा, हाइपोथायरॉयडिज्म और घेंघा रोग, ये चारों रोग जो है वो थायरॉक्सिन की कमी से होगा। नेक्स्ट है इसके बाद थायरॉक्सिन की अधिकता से भी रोग होता है, और इसमें आपका होता है टॉक्सिक ग्वाइटर और एक्सोप्थैल्मिया। इसमें जो आँख है वो जो हमारा कोटर यानी जो होल होता है उससे क्या होता है, बाहर निकल के आ जाता है एक्सोप्थैल्मिया में। तो ये होता है थायराइड के अधिकता से, यानी थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये आपको देखने को मिलेगा टॉक्सिक ग्वाइटर और दूसरा एक्सोप्थैल्मिया। पैराथायराइड ग्लैंड, इससे स्रावित होता है आपका पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है पैराथायराइड हार्मोन, और यह तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी होती है। पैराथायराइड हार्मोन कब स्राव निकलेगा, जब कैल्शियम की यहाँ पे कमी होगी बॉडी में। और कैल्सिटोनिन, ये हार्मोन तब स्रावित होगा जब रुधिर में कैल्शियम की अधिकता होगी। तो पैराथायराइड जो ग्लैंड है उससे आपका दो तरह का निकलेगा, एक तो पैराथायराइड हार्मोन, दूसरा कैल्सिटोनिन। पैराथायराइड तब निकलेगा जब कैल्शियम अधिक होगा, कैल्शियम की कमी होगी, पैराथायराइड हार्मोन तब, और कैल्सिटोनिन तब निकलेगा जब यहाँ पे कैल्शियम की अधिकता होगी। थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है किस ग्लैंड से, थाइमस जो ग्रंथि है उससे निकलेगा थाइमोसिन नामक, और एक ऐसा हार्मोन होता है तो पेप्टाइड हार्मोन। प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है थाइमस ग्रंथि। तनाव की स्थिति में हार्मोन निकलता है अधिवृक्क से। नेक्स्ट इसका फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ये निकलता है आपका अधिवृक्क से। एडिसन रोग होता है कॉर्टेक्स में विकृति से। कॉर्टेक्स यानी जो वृक्क का मेरा बाहर वाला पोर्शन था उसमें अगर किसी तरह का डिफेक्ट होता है तो एडिसन रोग होगा आपको, यानी किडनी में अगर किडनी के बाहर वाले पोर्शन में अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो उसको कॉर्टेक्स रोग, कॉर्टेक्स में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ, ये हमारा कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, तो इसके कारण से बॉडी जो है वो सफ़र करेगा एडिसन रोग से। और एपिनेफ्रीन या फिर एड्रेनलिन का स्राव होता है किससे, मेडुला से। और मेडुला कहाँ मिलेगा आपको, मेडुला मिलेगा किडनी के इनर पोर्शन को बोला गया मेडुला। तो इससे निकलता है एपिनेफ्रीन या फिर एड्रेनलिन, और ये निकलेगा आपका मेडुला से। और एडिसन जो रोग जो है वो आपको देखने को मिलेगा किसमें विकृति से, ये मिलेगा कॉर्टेक्स में। अगर किसी तरह का डिस्टर्बेंस होता है तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एडिसन रोग। नेक्स्ट है हृदय स्पंदन इकाई एकाएक रुक जाने पर उसे पुनः चालू करने में सहायक होता है एपिनेफ्रीन। एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है उत्तेजना के समय, क्रोध, भय और खतरा जब भी होगा तो उस कंडीशन में निकलेगा एड्रेनलिन।
नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन संबंधित है पुरुषों से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन का संबंध है महिलाओं से। ये तीन हार्मोन, ये मेल हार्मोन है आपका टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। शुक्राणु की लंबाई जो है वो आपका होता है 5 माइक्रॉन्स के बराबर। फिर शुक्राणु यानी स्पर्म, शुक्राणु बटा होता है सिर, ग्रीवा और पुच्छ में। गैसों का आदान प्रदान होता है फेफड़ों से। श्वसन मार्ग का भाग जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है उसको बोला जाता है लैरिंग्स। श्वसन की प्रक्रिया को बांटा जाता है 4 भाग में। सबसे पहला है आपका बाह्य श्वसन। इसमें क्या होगा, श्वासोच्छ्वास या फिर ब्रीदिंग, फेफड़ों में वायु का भरना और निकलना, इसको बोला जाता है बाह्य श्वसन। ये बाह्य श्वसन का पोर्शन है। और श्वसन की प्रक्रिया को बांटा गया है 4 भाग में, जिसमें पहला भाग है बाह्य श्वसन और इसमें आपका है सबसे पहला ब्रीदिंग। इसमें फेफड़ों से वायु निकलती है और उसमें भरती है। दूसरा क्या है, दूसरा है निःश्वसन या फिर इंस्पिरेशन। और इसमें क्या होगा, वायु वातावरण से फेफड़ों में प्रवेश करती है, ठीक है। और तीसरा जो पोर्शन है वो है आपका उच्छ्वसन और एक्सपीरेशन। इसमें वायु का फेफड़ों से बाहर जो है वो निकलना, ये कहलाता है एक्सपीरेशन। और चौथा जो है वो है गैसों का विनिमय। तो यहाँ पर अगर देखेंगे श्वसन की प्रक्रिया को 4 भाग में बांटा गया। सबसे पहला श्वासोच्छ्वास, इसमें श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग का भी 2 पोर्शन है, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन में वायु जो है वातावरण से फेफड़ों में प्रवेश करेगी और एक्सपीरेशन यानी उच्छ्वसन, इसमें वायु का फेफड़ों से बाहर निकलना होगा। यानी अगर यहाँ पे देखेंगे आप, तो अगर वायु जो है फेफड़ों में प्रवेश करेगी तो इसको बोला जाएगा इंस्पिरेशन, और अगर यहाँ से बाहर निकलेगा तो इसको बोला जाएगा एक्सपीरेशन, और इस पूरे प्रोसेस को बोला जाएगा ब्रीदिंग। नेक्स्ट है इसके बाद चौथा जो पोर्शन है इसमें गैसों का विनिमय। नेक्स्ट है गैसों का परिवहन, गैसों का फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचाना और वापस आना, ये दूसरा पोर्शन है उसका। तीसरा है श्वसन की प्रक्रिया में तीसरा जो पोर्शन है वो है आंतरिक श्वसन, रक्त और ऊतक द्रव के बीच गैसीय विनिमय होता है, ठीक है, आंतरिक श्वसन में। और चौथा जो पोर्शन है इसमें वो है कोशिकीय श्वसन, ग्लूकोज का ऑक्सीजन द्वारा कोशिका में ऑक्सीकरण होना, इसको बोला गया कोशिकीय श्वसन। 4 पोर्शन में आपका होगा। सबसे पहला देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपका बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन में रखा गया आपको श्वासोच्छ्वास या फिर ब्रीदिंग, और इसको भी फर्दर 2 भाग में बांटा गया, निःश्वसन और उच्छ्वसन। और निःश्वसन को बोला गया इंस्पिरेशन, इसमें वायु जो है वातावरण से फेफड़ों में प्रवेश करेगी, और उच्छ्वसन यानी एक्सपिरेशन में वायु जो है वो फेफड़ों से बाहर निकलेगी। ये हो गया पहला पोर्शन। दूसरा पोर्शन श्वसन का है वो गैसों का परिवहन, इसमें गैसों का फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना और वापस आना, ये सेकंड पोर्शन है इसका श्वसन का। तीसरा है इंटरनल ब्रीदिंग या फिर आंतरिक श्वसन, और इसमें क्या होता है रक्त और ऊतक द्रव के बीच गैसीय विनिमय होगा। श्वसन का तीसरा पोर्शन था ये। और चौथा ये पोर्शन है इसमें कोशिकीय श्वसन, और इसमें क्या होता है ग्लूकोज का ऑक्सीजन द्वारा कोशिका में ऑक्सीकरण होता है। और इसमें भी 2 पार्ट किया गया है। सबसे पहला है अनॉक्सी यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और इसमें क्या होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये होता है। ग्लूकोज एथिल एल्कोहल में विघटित हो जाता है, इथाइल एल्कोहल में। शर्करा किण्वन भी इसको कहा जाता है, यानी शुगर फर्मेंटेशन। संपूर्ण ये जो प्रक्रिया है इसको बोला गया ग्लाइकोलिसिस, पराक्रम को। अंत में उत्पाद जो है यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो निकलता है पायरुविक अम्ल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन हम लोग देख रहे हैं अभी रेस्पिरेशन का। तो यहाँ पर देखेंगे तो कोशिकीय श्वसन में 2 पोर्शन हुआ आपका, एनाएरोबिक यानी अनॉक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा ये, ग्लूकोज इसमें एथाइल अल्कोहल में चेंज होगा। शर्करा किण्वन या फिर शुगर फर्मेंटेशन यहाँ पे होगा अनॉक्सी श्वसन में। इसके बाद संपूर्ण पराक्रम जो है इसको ग्लाइकोलिसिस बोला गया, और आखिरी जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे वो बनेगा आपका पायरुविक एसिड। और ऑक्सी जो है या फिर एरोबिक श्वसन, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट है इसके बाद फिर कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन को भी 2 भाग में बांटा गया, ग्लाइकोलिसिस यानी यहाँ पर अगर देखेंगे आप, सबसे पहले हम लोग एक बार और यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। श्वसन की प्रक्रिया का 4 भाग। बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन में पहला पोर्शन जो है वो है आपका श्वासोच्छ्वास या फिर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में 2 पोर्शन, निःश्वसन और उच्छ्वसन, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। और दूसरा जो पोर्शन है इसमें आप देखेंगे तो गैसों का विनिमय, ये हो गया बाह्य श्वसन में 2 पार्ट, पहला तो ब्रीदिंग और दूसरा गैसों का विनिमय। दूसरा जो पोर्शन श्वसन का है वो है आपका गैसों का परिवहन, और इसमें गैसों का फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना और वापस आना। तीसरा पोर्शन श्वसन का है आंतरिक श्वसन, इसमें रक्त और ऊतक द्रव के बीच गैसीय विनिमय होगा। चौथा पोर्शन है कोशिकीय श्वसन, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन के द्वारा कोशिका में ऑक्सीकरण होगा, और इसको भी 2 भाग में बांटा गया, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन यानी एनएरोबिक
रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब आगे मूव करते हैं तो कोशिकीय श्वसन में भी दो भाग हुआ। पहला तो ग्लाइकोलिसिस, ये अनॉक्सी श्वसन का टाइप आपका आता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पे ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों में ये पाया जाएगा। एक ग्लूकोज अणु से दो पायरुविक अम्ल का निर्माण होगा। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है यहाँ पे, इस कारण यह ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में एक समान होती है कोशिकीय श्वसन। दूसरा है, इसके बाद फिर आगे है ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया है, ये ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन दोनों में एक ही जैसा होगा। और इसके बाद इसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु इसमें बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में, जो NAD और 2NADH2 में बदलने के काम में आता है। ये NAD को 2NADH2 में ये कन्वर्ट करने के काम आएगा। और दूसरा पोर्शन जो है कोशिकीय श्वसन का वो है क्रेब्स चक्र। इसमें साइट्रिक चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र भी इसको कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा ये। ADP यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के 2 अणु, ATP के 2 यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का 2 अणु यहाँ पे बनाएगा। हाइड्रोजन के दोनों परमाणु 5 बार मुक्त होते हैं। अधिकतम ATP अणुओं का इसमें निर्माण जो है वो क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया में होता है। तो एक बार और देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है आपका श्वसन में। श्वसन की प्रक्रिया को 4 भाग में बांटा गया। बाह्य श्वसन, और बाह्य श्वसन में पहला जो है वो श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग, उसमें 2 पोर्शन इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, और दूसरा गैसों का विनिमय। दूसरा पोर्शन श्वसन का है गैसों का परिवहन। तीसरा आंतरिक श्वसन। चौथा कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन में 2 पोर्शन अनॉक्सी और ऑक्सी श्वसन। कोशिकीय श्वसन में 2 भाग ग्लाइकोलिसिस और दूसरा क्रेब्स चक्र। ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।